हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी फर्स्ट ईयर की बॉटनी के लेक्चर में पिछली वीडियो में जो हमने बात की थी वो बात की थी न्यूट्रिशन बैक्टीरिया और न्यूट्रिशन के बेस पर बैक्टीरिया की टाइप्स को देखा कि ऑटोट्रॉफिक होते हैं, हेटरोट्रॉफिक होते हैं। ऑटोट्रॉफिक में फोटोसिंथेटिक, कीमोसिंथेटिक होते हैं, जिससे पिछले वीडियो में हमने पढ़ा। अब बात करते हैं हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया की। हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया का मतलब क्या हुआ कि ऐसे बैक्टीरिया जो भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंड कर रहे हैं, लिविंग या नॉन लिविंग मटेरियल पर, तो उसके आधार पर कितने प्रकार के बैक्टीरिया हो सकते हैं और उनका न्यूट्रिशन लेने का तरीका क्या है, किस प्रकार वो न्यूट्रिशन लेते हैं। वह बैक्टीरिया जो अन्य जीवधारियों या सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें हेटरोट्रॉफिक कहते हैं। न्यूट्रिशन के मेथड के आधार पर इन्हें निम्न 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। जैसे पहला टाइप हो सकता है पैरासिटिक बैक्टीरिया, जिन्हें हम बोलते हैं परजीवी। वह बैक्टीरिया जो अपने भोजन के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं, पैरासाइट कहलाते हैं। और भोजन के लिए यह जिन जीवधारियों पर डिपेंड करते हैं, जिनसे अपना भोजन लेते हैं, वो होस्ट कहलाते हैं। अनेक पैरासिटिक बैक्टीरिया हैं जो एनिमल्स में, प्लांट्स में, ह्यूमन बींग्स में डिजीज कॉज करते हैं। जैसे हम बात करें जैंथोमोनास सिट्राई है जो सिट्रस कैंकर डिजीज कॉज करता है। सैल्मोनेला टाइफी है जो टाइफॉइड डिजीज करता है। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जिसे टीबी कहते हैं, वो बीमारी उत्पन्न करता है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई है जो निमोनिया डिजीज कॉज करता है। तो इस प्रकार ऐसे बैक्टीरिया दूसरे प्लांट्स, एनिमल या ह्यूमन बींग्स से अपना भोजन लेते हैं, उस पर डिपेंड करते हैं और उस पर डिजीज कॉज करते हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया कहलाते हैं परजीवी या पैरासाइट कहलाते हैं। एक टाइप जो थी वो सेप्रोफाइट बैक्टीरिया थी। सेप्रोफाइट बैक्टीरिया, इसे हम मृतोपजीवी कहते हैं। यह बैक्टीरिया सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों पर पाए जाते हैं तथा इन पदार्थों का विघटन करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं। विघटन की क्रिया से जटिल कार्बनिक पदार्थ सरल कार्बनिक पदार्थ में चेंज हो जाते हैं। सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट का डिकम्पोजिशन होता है, जिसे हम फर्मेंटेशन या प्यूरिफिकेशन कहते हैं। जैसे फर्मेंटेशन हुआ ईस्ट तथा शुगर द्वारा, जो फर्मेंटेशन का एक सिंपल प्रोसेस है। इस क्रिया में CO2 मुक्त होती है। इसी प्रकार दूध से फटने का कारण लैक्टिक एसिड का फर्मेंटेशन है। बैक्टीरिया द्वारा स्रावित लैक्टेज एंजाइम दूध में प्रेजेंट लैक्टोज शुगर को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। इसके बाद ग्लूकोज लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया द्वारा एसिड में चेंज हो जाता है, जिसके कारण दूध फट जाता है। दूध से दही बनाने का भी ये प्रोसेस है, फर्मेंटेशन का प्रोसेस होगा। जो प्यूरिफिकेशन जो प्रोसेस है, अनेक प्रकार के बैक्टीरिया प्रोटीन का विघटन करते हैं। इस क्रिया को हम प्यूरिफिकेशन कहते हैं। इस क्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। इस क्रिया में प्रोटीन का रिडक्शन पेप्टोन, पॉलीपेप्टाइड, पेप्टाइड, अमीनो एसिड में होता है। बैक्टीरिया स्रावित एंजाइम द्वारा ये क्रिया होती है। एक टाइप जो होती है वो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया अनेक ऐसे बैक्टीरिया हैं जो दूसरे जीवों पर के साथ रहते हैं और उनका ये संबंध जो होता है वो एक लाभकारी होता है। दोनों जैसे दो जीव साथ साथ रहे हैं और दोनों ही एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल हों। जबकि जो सिम्बायोटिक कंडीशन है, जो पैरासिटिक कंडीशन है, पैरासिटिक कंडीशन में जो होता है कि वो एक जीव दूसरे के साथ रह रहा है, दूसरे पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन जो जिससे भोजन प्राप्त कर रहा है वो हमेशा नुकसान में होगा और जो भोजन प्राप्त कर रहा है वो हमेशा फायदे में होगा। यानी कि जो पैरासाइट है उसको फायदा है और जो होस्ट है उसको नुकसान है। लेकिन जो सिम्बायोटिक रिलेशन है, सिम्बायोटिक रिलेशन में क्या होता है, यदि दो जीव साथ साथ रह रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड भी कर रहे हैं, तो दोनों ही एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल है। दोनों ही किसी न किसी कारण एक दूसरे पर डिपेंड होंगे और एक दूसरे के साथ रहकर एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल होंगे। मतलब एक म्यूचुअल रिलेशनशिप उनके बीच होता है। जैसे मनुष्य की आंतों में पाया जाने वाला इकोलाई बैक्टीरिया एक प्रकार के एंजाइम स्रावित करता है जो सेलुलोज के विघटन में सहायक होते हैं। इसी प्रकार लेग्यूमिनेसी फैमिली के जो प्लांट्स हैं उनकी रूट नोड्यूल में पाया जाने वाला जो बैक्टीरिया है, राइजोबियम बैक्टीरिया,
वो क्या करता है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का फिक्सेशन करके उसको होस्ट को उपलब्ध कराया जाता है। होस्ट के अंदर रहना, उससे न्यूट्रिशन प्राप्त करना, उससे शेल्टर लेना, और बदले में उसको कहते हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको सिंपल कंपोनेंट्स में बदल कर देना, यानी कि उसके बदले में उस कुछ काम करना। ये वाला जो रिलेशन है वो सिम्बायोटिक रिलेशन है, और इसके बदले में होस्ट को शेल्टर और कार्बोहाइड्रेट उससे प्राप्त कर लेता है। जो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो हो सकता है एंडोसिम्बायोट्स। यह बैक्टीरिया होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हैं। मनुष्य व जानवरों की इंटेस्टाइन में रहने वाले बैक्टीरिया को के जो ग्रुप है सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। और दूसरा है एक्टोसिम्बायोट्स। यह बैक्टीरिया होस्ट की बाह्य सतह पर ग्रोथ करते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार जो बैक्टीरिया में जो न्यूट्रिशन का तरीका है वो किस प्रकार होता है, कितने प्रकार के, और न्यूट्रिशन के आधार पर हम बैक्टीरिया को कितने टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। इसी क्रम में अब बैक्टीरिया का जो चैप्टर है उसमें हम अब पढ़ेंगे इसका रिप्रोडक्शन, बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन के मेथड, बैक्टीरिया में किस प्रकार से रिप्रोडक्शन होते हैं। बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन मुख्यतः एसेक्सुअल मेथड के द्वारा होता है। यदि हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो यह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन निम्न प्रकार से हो सकता है। पहला टाइप जो है वो है बाइनरी फिशन। वातावरणीय कंडीशन के अनुकूल होने पर बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफर डिवीजन होता है, और दो डॉटर सेल में एक बैक्टीरियल जो पेरेंट सेल है वो डिवाइड हो जाती है। बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन का एक सिंपल मेथड है। सामान्य रूप से एक बाइनरी फिशन में 15 से 30 मिनट का समय लगता है। डिवीजन से पहले बैक्टीरियल सेल थोड़ा सा इलोंगेट होती है। इस मेथड द्वारा बैक्टीरिया का मल्टीप्लिकेशन बहुत तेजी से होता है। इसलिए जो ओसवाल्ड टिप्पो ने 1942 में इन्हें फिशन फंजाई कह दिया, मतलब जो बैक्टीरिया है इनको फिशन फंजाई कह दिया। सामान्य रूप से बाइनरी फिशन ट्रांसवर्स होता है, परंतु कभी कभी ये लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकता है। जैसे इस प्रकार से हम देखें, जैसे ये बैक्टीरियल सेल है, ये इलोंगेट किया हो, इसने कहते हैं इस तरीके से इलोंगेट किया, ये बैक्टीरियल सेल इसने इलोंगेशन हुआ इसमें, और बीच में ये कंस्ट्रिक्शन आ रहा है, एमाइटोसिस डिवीजन होकर बीच में कंस्ट्रिक्शन, और दोनों ये जो जेनेटिक मटेरियल इसका जो जीनोफोर है दो पार्ट में डिवाइड हो गया, और दोनों पार्ट में डिवाइड होने के बाद ये दो डॉटर सेल बना लेता है। इस प्रकार एक बैक्टीरियल सेल से दो डॉटर सेल बन जाती हैं। इसका जो डिवीजन है दो ट्रांसफर और लॉन्गिट्यूडनल दोनों तरीका हो सकता है। अगर दूसरे टाइप को हम कहते हैं डायग्रामेटिकली देखें तो एक सेल किस प्रकार से ट्रांसवर्सल डिवाइड हो रही है, ऐसे डिवाइड हुआ, दो बनाई, फिर प्रत्येक सेल पेरेंट सेल की तरह बिहेव कर रही है, उनमें कंस्ट्रक्शन आया और वो डिवाइड हो रही है। इस प्रकार से डिवीजन लगातार होते रहते हैं। में डिवीजन बहुत मल्टीप्लिकेशन बहुत तेजी से हो जाता है, इसीलिए इसको जो नाम दे दिया गया, ओसवाल्ड टिप्पो ने इसको नाम दिया था फिशन फंजाई, इसलिए इसको फिशन फंजाई नाम दिया। एक मेथड जो हो सकता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हो सकता है बाय बडिंग। यह मेथड लेस कॉमन है। इसमें बैक्टीरियल सेल से अनेक आउटग्रोथ निकलती हैं तथा कुछ समय बाद उसमें साइटोप्लाज्म और अन्य सेल ऑर्गेनेल्स भी चले जाते हैं। यह बड पेरेंट सेल से कंस्ट्रक्शन द्वारा अलग हो जाती है और एक नया बैक्टीरिया बन जाता है। देखिए इस तरीके से हम डायग्रामेटिकली देखें, यदि ये बैक्टीरियल सेल माने तो उसमें इस प्रकार से एक बड बना, कंस्ट्रक्शन हुआ, जो जेनेटिक मटीरियल जो उसके सारे जो ऑर्गेनल्स हैं, जो सारे पार्ट्स हैं वो ट्रांसफ़र हो गए डिवाइड होकर, और फिर ये कंस्ट्रक्शन द्वारा अलग हो गई और एक नया बैक्टीरिया बना लेती है। तो इस प्रकार ये वाला जो मेथड कहलाता है बाई बडिंग। एक मेथड इसमें कोनिडिया द्वारा भी हो सकता है कि कुछ फिलामेंटस जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें कोनिडिया द्वारा भी हो सकता है। इस प्रकार का रिप्रोडक्शन फिलामेंटस बैक्टीरिया जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिस स्पीशीज में होता है। रिप्रोडक्शन के समय थैलस की कुछ ब्रांच कोनिडियोफोर की तरह बिहेव करने लगती हैं तथा अपने एपेक्स से अनेक छोटे छोटे नॉन मोटाइल गोल कोनिडिया बनाती हैं। यह स्पोर हवा, जल या जंतुओं द्वारा वितरित हो जाते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं और अपनी लाइफ साइकिल को रिपीट करते हैं। ऐसे डायग्रामेटिकली देखें तो जैसे ये जो पूरा फिलामेंटस स्ट्रक्चर है थैलस जो है इसका, वो एक कोनिडियोफोर की तरह बिहेव कर रहा है और उस पर कोनिडिया चेन में बन जा रहे हैं, कोनिडिया डिस्पर्स हो रहे हैं, जर्मिनेट कर रहे हैं और नया बैक्टीरिया बना रहे हैं। एक टाइप जो है, नेक्स्ट टाइप है जो हम पढ़ेंगे वो है एंडोस्पोर, जिसे हम बोलते हैं अंतःबीजाणुओं द्वारा। अंतःबीजाणु की जो खास बात है वो ये है कि ये लाइफ की मोस्ट रेसिस्टेंट फॉर्म होती है, और एक तरीके से हम देखें
तो ये एक प्रोटेक्शन का मेथड होता है। बैक्टीरिया इसमें अपने आप को एडवर्स कंडीशन में बचाने के लिए एक स्पोर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम एंडोस्पोर बोल देते हैं। तो एंडोस्पोर की जो खास बात है वो ये है कि ये है लाइफ की सबसे रेसिस्टेंट फॉर्म होती है। इसे मतलब इन स्पोर को -196 डिग्री से 100 डिग्री सी पर भी हम नष्ट नहीं कर सकते। वैसे इन जनरल क्या होता है, हम पानी को बॉयल करके, अगर बैक्टीरिया अपनी उस फॉर्म में है, नॉर्मल फॉर्म में है, तो हम पानी को गर्म करके बॉयल करके 100 डिग्री सी पर बॉइलिंग पॉइंट होता है पानी का, उसको हम गर्म करके उसे बैक्टीरिया लेस बना सकते हैं। परंतु जब वो एंडोस्पोर की फॉर्म में आ जाता है, अपने ऊपर अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेता है, तो उस कंडीशन में हम, क्योंकि वो -196 डिग्री पर भी हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते उसका, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वो लाइव रहता है, और जैसे ही कंडीशन नॉर्मल आती है अपने आप को सर्वाइव कर लेता है, वो जर्मिनेट करके अपने आप को सर्वाइव कर लेता है। तो ये एक प्रकार का प्रोटेक्शन का प्रोसेस है, जिससे वो अपने आप को प्रोटेक्ट करता है। तो हम देखते हैं कि क्या है एंडोस्पोर। कुछ बैक्टीरिया कुछ विशेष विषम परिस्थितियों में, यानी कि जो एडवर्स कंडीशन में, एक विशेष प्रकार की मोटी भित्ति युक्त नॉन मोटाइल रेसिस्टेंट सिंगल स्पोर बना लेते हैं, जिन्हें एंडोस्पोर कहते हैं। क्योंकि यह स्पोर -196 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर में भी नहीं मरते, इसलिए इसे जीवन की मोस्ट रेसिस्टेंट फॉर्म कहा गया है, यानी कि मोस्ट रेसिस्टेंट फॉर्म ऑफ लाइफ कहा गया है। बेसिलस की कुछ जातियों में ये 150 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी जीवित रहते हैं। एंडोस्पोर का कुल आयतन का 50% से भी अधिक भाग जो होता है वो स्पोर वॉल की विभिन्न लेयर से घिरा होता है, यानी कि जो उसकी स्पोर कोट होती है उसमें डिफरेंट लेयर्स होती हैं जो उसको प्रोटेक्शन दे रही हैं। स्पोर वॉल की विभिन्न लेयर से घिरा हुआ होता है। स्पोर के केंद्रीय भाग में प्रोटोप्लास्ट होता है, जो कोर कहलाता है। अंदर वाला जो वो रीजन है वो कोर कहलाता है। अब अगर हम देखें तो एंडोस्पोर के अंदर क्या क्या संरचनाएं पाई जाती हैं उसको स्टडी करेंगे अगले लेक्चर में। आज हमने ये जाना कि जो एंडोस्पोर होता है वो जीवन की मोस्ट रेसिस्टेंट फॉर्म होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा प्रतिरोधी अवस्था होता है।